नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल ज्ञान की खान बाई आर.के. सिंह में। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पॉलिटी एक तरफ चलते रहेंगे आर्ट्स स्ट्रीम से और दूसरी तरफ साइंस स्ट्रीम से बायोलॉजी का पार्ट जूलॉजी चलेगा। तो जूलॉजी का ही एक शुरुआती पार्ट्स हम लेकर आए हैं, कोशिका। आप लोग ये नहीं समझिएगा कि सर कभी आप मस्तिष्क पढ़ा देते हैं तो कभी आप कंकाल पढ़ा देते हैं। आपको जो भी मैं पढ़ाऊंगा पूरा पढ़ाऊंगा। आज कोशिका लेकर आया हूं, तो 10 से 15 मिनट के वीडियो में आपको पूरा कोशिका क्या होता है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है, पादप कोशिका। चूँकि आपको बोर्ड पर जो चित्र दिख रहा होगा वह गोलाकार है, यह जंतु कोशिका का है। हम पादप कोशिका भी इसके बाद तुरंत बताते हैं। पहले जंतु कोशिका आप समझ लीजिए, क्योंकि जंतु कोशिका आप जान जाएंगे तो पादप कोशिका में कोई खास नहीं है। उसमें वैक्यूल्स केवल बड़ा होता है और कोई खास नहीं है, लावक पाया जाता है और बाकी सेम चीज़ ही रहती है। तो हम समझते हैं जंतु कोशिका को आज। अपने ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो। आज तक हम भी नहीं समझ पाए थे कोशिका। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हम लोग को पूरा कोशिका समझ में नहीं आता है। तो हम एक ही वीडियो में पूरा आपको हम बताने जा रहे हैं, डिटेल में सारे क्वेश्चंस आपको बनेंगे, इस बात की गारंटी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि कोशिका होता क्या है। तो कोशिका हमारे शरीर की, या समझिए हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई है। अब इकाई, अंग कितने लोग समझते हैं? अंग नहीं, अंग का कार्य क्या है? अंग तो होता है कोई पर्टिकुलर कार्य करता है। जैसे हाथ है तो हाथ का कार्य है खाना खाना या गेंद फेंकना, या हाथ से बहुत सारे कार्य होते हैं। लेकिन ये सभी कार्य नहीं कर सकते हैं। ये सांस नहीं ले सकता है, भोजन नहीं पचा सकता है, प्रोटीन नहीं बना सकता है। तो लेकिन एक इकाई जो होता है वह सारे कार्य को, कोई ऐसा इकाई बताइए जो सारे कार्य को कर ले खुद ही। जैसे भोजन भी बना ले, प्रोटीन भी बना ले, कुछ उसके अंदर कमी हो जाए तो उसको वह खुद से ठीक कर ले। तो ऐसा जो इकाई देखा गया वो केवल कोशिका को ही पाया गया। हमारे शरीर में कोशिका ही एक सबसे छोटी इकाई है जो अपना सारा कार्य खुद करता है। ये जो आप देख रहे हैं ये कोशिका है। हमारे शरीर में ऐसे कितने कोशिकाएं हैं? एक ब्लड का एक बूंद भी अगर आप लेते हैं तो उसमें हजारों कोशिकाएं पाई जाती है। और एक कोशिका को आप माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो ऐसा नज़र आएगा। इस कोशिका के अंदर इतने सारे फंक्शंस हैं, इतने सारे यूनिटी हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म है, सेंट्रोसोम है, गोल्गी बॉडी है, न्यूक्लियस है, आपको वैक्यूल्स है, सेल मेम्ब्रेन है। आपको सारा चीज़ एक कोशिका के अंदर पाया जाता है। अब सोचिए कि कोशिका के अंदर जो पार्ट हैं वो कितने छोटे छोटे होंगे। तो हम इसे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले कोशिका का खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा 1665 ईस्वी में किया। लेकिन वह मरी हुई कोशिका का खोज किया, लेकिन किया उन्होंने ही सबसे पहले। उसके बाद जीवित कोशिका का खोज एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने किया 1674 ईस्वी में। कितना है? 1674 ईस्वी में, यस। तो ये जीवित कोशिका का खोज अगर पूछे क्वेश्चंस तो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek मारिएगा, मरी हुई कोशिका तो रॉबर्ट हुक। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी यह एक टेक्निकल नेम है। साइटो मीन्स कोशिका, तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। अब देखते हैं कि उसके बाद कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत का मतलब होता है कि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। जैसे कहते हैं ना कि ईंट से दीवार बनती है और दीवार से घर बनता है, उसी तरह से कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती है। अगले वीडियो में हम उत्तक लाएंगे। और उत्तक से अंग का निर्माण होता है, अंग से शरीर का। तो फाइनली जो मेन चीज़ तो है वह तो कोशिका ही है। तो इसी तरह से कोशिका सिद्धांत कौन दिया? स्लाइडेन और स्वान नामक व्यक्ति ने कोशिका सिद्धांत दिया कि हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है। सबसे छोटी कोशिका आपके दिमाग में आती होगी। तो सबसे छोटी कोशिका पूरे दुनिया में, जैसे बहुत सारे प्राणी हैं सब में तो कोशिका ही है, चाहे मुर्गी हो, भेड़ हो, बकरी हो, कुछ भी हो। तो पूरी दुनिया में अगर सभी जीवों को लिया जाए तो सबसे छोटी कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा होती है। और सबसे लंबी कोशिका होती है, लंबी और बड़ी अलग अलग चीज़ें हैं। लंबी कोशिका होती है वो न्यूरॉन होती है। और सबसे बड़ी कोशिका होती है वह शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। लेकिन अगर मानव में कहा जाए कि सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है तो वह जो फीमेल होती है उसका अंडाणु की कोशिका सबसे बड़ी होती है। और पुरुष का शुक्राणु,
यानी स्पर्म की कोशिका सबसे छोटी कोशिका होती है। मानव की बात हम कर रहे हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी और सबसे बड़ी आपको शुतुरमुर्ग के अंडे की, और सबसे लंबी कोशिका होती है वह न्यूरॉन की होती है, जिसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है और जिसके कारण कोशिका विभाजन नहीं होता है। सबसे तेज़ी से जो कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन का अर्थ क्या होता है? कोशिका विभाजन का अर्थ होता है कि एक कोशिका टूटकर 2 हिस्सों में बढ़ जाना या 2 से अधिक हिस्सों में। तो सबसे तेज़ जो कोशिका विभाजन होता है वह लीवर में होता है। इसलिए लीवर में अगर चाकू को भी मार दीजिएगा तो वह खुद से कोशिकाओं को अपना सही कर लेती है और लीवर स्वस्थ हो जाता है। तो इतना ओवरऑल जानकारी आपको दिए कोशिका के बारे में। उसके बाद कोशिका के अंदर जीव द्रव्य होता है। जीव द्रव्य 80% जल, तो 80% जल जीव द्रव्य, चूँकि इसके अंदर केंद्रक भी होता है तो जीव द्रव्य होता है। जीव द्रव्य 2 हिस्सों में बंटता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य। कोशिका के अंदर जो पाया जाता है, ये जो डॉट डॉट ब्लू का जो देख रहे हैं, देखिए साइटोप्लाज्म हम लिखे हैं, कोशिका द्रव्य इसका हिंदी होता है। तो साइटोप्लाज्म, तो कोशिका द्रव्य हुआ जो कोशिका के अंदर हुआ। केंद्रक के अंदर जो हुआ, केंद्रक के अंदर वो होता है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रिका द्रव्य। तो 80% जल इसमें होता है जीव द्रव्य में। अगर 1% की कमी आती है जल की हमारे शरीर में तो प्यास लगता है। अगर आपको 10% की कमी आ जाएगी तो मृत्यु हो जाएगी। तो इतना इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। हमारे शरीर में वैक्यूल्स है, इसमें दिया हुआ है, सब हम आपको स्क्रीनशॉट भी लेने के लिए कहेंगे, पहले ध्यान से सुनिए। वैक्यूल्स भी कोशिका के अंदर पाया जाता है। चूँकि जंतु कोशिका भी चित्र है तो जंतु कोशिका में वैक्यूल्स छोटा होता है, लेकिन वैक्यूल्स की संख्या कोशिका में बहुत सारी होती है। तो 65% इसमें जल संचित रहता है। वैक्यूल्स का कार्य है जल को संचित करके रखना। आप कहिएगा कि सर 100 kg का अगर व्यक्ति है तो उसमें 65 kg जल, तो कोशिका के अंदर 65 kg जल कैसे है? कोशिका तो उतनी छोटी है। तो कोशिका हमारे शरीर में असंख्य है, तो उन कोशिका के अंदर वैक्यूल्स है और वैक्यूल्स के अंदर जल है। तो सोचिए हमारे शरीर अगर 100 kg का है तो उसमें 65 kg जल ही है। तो ये है वैक्यूल्स। अब समझते हैं एक एक करके सभी पार्ट्स को, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेने हम आपको बोलेंगे। चूँकि स्क्रीनशॉट भी उन्हीं बच्चों को फ़ायदा करेगा जो हमारा वीडियो लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि ये हम उसी हिसाब से हम आपको, चूँकि ओवरऑल देखिए अब हम वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो बनाने का मतलब होता है कि आपको पूरा जानकारी हम दें कम से कम समय में। और आपको चूँकि बोर्ड पर दिख रहा है तो हम आपको केवल डिटेल में बताते जाएंगे। देखिए आपको ये जो चित्र है, आपको कहाँ से शुरू करते हैं? राइबोसोम से शुरू नहीं करते हैं। आपको हम शुरू करते हैं, आपको वैक्यूल्स तो बता दिए, आपको देखिए लाइसोसोम, मान लिया यहीं से शुरू करते हैं लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी दुबे ने। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। आप लोगों ने रटा होगा, लेकिन इसको कहते क्यों हैं आत्महत्या की थैली? इसलिए क्योंकि लाइसोसोम में जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। और जल अपघटक एंजाइम जो होता है वह क्या करता है कि कोई भी कोशिका के अंदर कोई भी कार्य, जैसे ER हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस, कोई भी अगर कार्य नहीं कर रहा है तो लाइसोसोम उसको देखता है कि अरे अरे तो ठीक से कार्य नहीं कर रहा है, उसको सचेत करता है। अगर वो नहीं सुनता है या मान लिया मर गया, मान लिया कि समझिए कि आपका सेल ये राइबोसोम मर गया, आपका माइटोकॉन्ड्रिया मर गया, तो प्रोटीन कौन बनाएगा? तो लाइसोसोम क्या करता है कि उसको क्या करता है कि जल अपघटक एंजाइम छोड़ देता है। और जल अपघटक एंजाइम छोड़ता है तो वो क्या करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया मान लिया मरा हुआ है तो उसको सड़ा देता है, सड़ा के उसको ख़त्म कर देता है, तो नष्ट कर देता है। कभी कदाल क्या होता है कि ये सारे फंक्शन नहीं कार्य करते ही नहीं हैं। तो कार्य नहीं करते हैं तो क्या करता है कि लाइसोसोम खुद को फाड़ देता है। और चूँकि इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम होते हैं तो ये खुद को फाड़ देता है, तो उस जो कोशिका हुआ उसके अंदर जितने भी और सारे पार्ट्स हैं वो सभी खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। कोशिका का एटम बम, कोशिका का एटम बम इसे ही कहते हैं। तो ये है लाइसोसोम का कार्य। अब समझते हैं आगे। अब देखिए आपको मन में सवाल आता होगा कि सर हम लोग का चोट वोट लगता है, तो चोट जब लगता है, कोई अगर पुलिस वुलिस मार दे, जैसे अभी लॉकडाउन है तो पुलिस मारती है तो पूरा चोट आ जाता है, काला हो जाता है। तो एक्चुअली वो काला क्यों हो जाता है? क्योंकि वो उतना दूर में इतना तेज़ से चोट लग जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम वगैरह तो मरता ही है कोशिका के अंदर, लाइसोसोम भी मर जाता है। अब लाइसोसोम को मरने के बाद क्या होता है कि चूँकि अब उस जगह को सही कौन करेगा?
जिस हिस्से में चोट लगा है उस हिस्से की सारी कोशिकाओं के अंदर लाइसोसोम भी मर चुका है, सारे पार्ट्स भी मर चुके हैं। अगर राइबोसोम जिंदा भी है और लाइसोसोम मर चुका है तो उसको सही कौन करेगा? तो सही नहीं करने की वजह से वह हिस्सा काला के काला ही रह जाता है। चूँकि सही नहीं होता है तो हम लोग गर्म पानी से उसको सेकते हैं। गर्म पानी से सेकने पर क्या होता है कि बगल वाला जो कोशिका है, चूँकि जितने हिस्से में चोट लगा है उसके अगल बगल तो सही है कोशिका, तो वो कोशिका देखता है कि अरे क्या दिक्कत है, तो देखता है कि वो ये सब मरा हुआ है, तो वो अपना जल अपघटक देखता है कि हमारे तरफ तो सब सही है, तो ये अपना जल अपघटक एंजाइम दे के वो सब जो सड़ा हुआ जो भी है मरा हुआ उन सबको दे के सड़ा देता है, ख़त्म कर देता है। तो वो धीरे धीरे फिर काला होना ख़त्म हो जाता है और फिर से वो कार्य करने लगता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि लाइसोसोम कितना बड़ा रोल अदा करता है कोशिका के अंदर। यह एक कोशिका के अंदर की बात बता रहे हैं। जब एक बूंद अगर आप सुई के नोक के बराबर आप लेते हैं तो उसमें आपको बता रहे हैं कि बहुत सारे कोशिका पाए जाते हैं और उस एक कोशिका के अंदर ये इतने सारे होते हैं। तो ये हो गया आपका लाइसोसोम का कार्य। उसके बाद देखते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो होता है ना वो क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र चलने से ऊर्जा का निर्माण होता है। 36 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ग्लूकोज ही हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, तो इसलिए इसे ऊर्जा गृह कहते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया? तो अल्टमैन ने किया, लेकिन इसका नामकरण कभी कभी पूछ देगा तो उसे बेंडा ने दिया। आप लोग सोच रहे हो कि सर आप इतना जानते हैं, आप कोई कैमरा के आगे कोई लड़का होगा जो आपको फ़ोटो दिखा रहा होगा, आप बोल रहे होंगे, तो ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों। मेहनत करने पे सब कुछ संभव है। हम जैसा याद किए हैं आपको हम कोशिश करते हैं कि वैसा ही आपको भी याद हो जाए। इसीलिए आपको हमारा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लग रहा होगा, कमेंट भी करिएगा, हमारे चैनल को शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। तो हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की, इसका नामकरण बेंडा ने दिया। और माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जागृह, इसका जो आंतरिक दीवार होता है उसे क्रिस्टी कहते हैं, वो कठोर होता है। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। अब आपको देखते हैं, देखिए इसके अंदर न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस भी इसके अंदर है। न्यूक्लियस क्या होता है? ब्रेन ऑफ सेल होता है। ब्रेन ऑफ सेल के मतलब कोशिका का, यह समझिए मस्तिष्क से पूरे कोशिका को यही कंट्रोल करता है। तो कोशिका को कंट्रोल करने के कारण इसे ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। इसे रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। केंद्रक को खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन। इसके अंदर जो द्रव्य होता है उसे केंद्रिका द्रव्य कहते हैं और कोशिका के अंदर को कोशिका द्रव्य। और देखिए 1881 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने इसे खोजा था। इसी के अंदर आपको क्रोमोजोम पाया जाता है। इसके ऊपर हम वीडियो डिटेल में बताएंगे। क्रोमोजोम, चूँकि आप लोग कोई कहता होगा डीएनए, कोई कहता होगा जीन, आप लोग समझते नहीं होंगे। क्रोमोजोम एक्चुअली जगह तो नहीं है, लेकिन हम आपको बता देते हैं। ये एक्स जो देते हैं ना, ये डबल हेलिक्स मॉडल पे आधारित होता है। ऐसे होता है, चूँकि डबल हेलिक्स ये होता है। ये 46 ऐसा पाया जाता है क्रोमोजोम। 23 जोड़ा, जिसमें 22 जोड़ा मानव और स्त्री और पुरुष दोनों में समान होता है, और जो 2 जोड़ा होता है तो वो लास्ट का जो लिंग निर्धारण में सहयोग करता है उसे ऑलोजोम कहते हैं। और ये 22 जोड़ा को क्या कहते हैं? 22 दूनी 44, यानी 44 गुणसूत्र को ऑटोजोम कहते हैं। ये सब डिटेल में बताएंगे। ये जोड़ा में ही क्यों होता है? देखिए इसलिए जोड़ा में होता है कि हर चीज़ हमारे शरीर में देखते होंगे जोड़ा में ही होता है। 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आँख है, नाक में 2 छेद है, 2 किडनी है, हर चीज़ जोड़ा में है। तो इसलिए देखते हैं कि स्त्री और पुरुष में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। वही 2 जो गुणसूत्र होता है ऑलोजोम, XY और XX। तो चूँकि महिलाएं में तो XX ही होती है और पुरुषों में XY, तो उसी के कारण जननांग में अंतर आता है पुरुष और स्त्री में। तो ये क्रोमोजोम जो होता है, ये क्रोमोजोम कहाँ पाया जाता है? ये आपको केंद्रक में पाया जाता है। और इस क्रोमोजोम के अंदर होता है DNA और RNA। और ये DNA RNA के अंदर जीन होता है। अब आपको समझ में, यही जीन जो होता है अनुवांशिक गुण को बढ़ाता है। माता पिता से जो प्रवृत्ति मिलती है जेनेटिकल, वो इसी के कारण होती है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि केंद्रक के अंदर क्रोमोजोम के अंदर आपका DNA RNA, DNA के अंदर आपका जीन। तो ये हो गया आपका केंद्रक जो होता है 80% यह प्रोटीन का बना होता है और 10% इसमें DNA होता है। 80% प्रोटीन, 10% DNA और 10% अन्य तत्व होते हैं। आपको आते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जो होता है इसे गोल्जी काई भी कहते हैं हिंदी में। तो इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। यह परिवहन का कार्य करता है। परिवहन के मतलब हुआ कि
जैसे देखते हैं कि जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो बोलने में तो मुंह थकना चाहिए, लेकिन ऐसा थोड़े होता है कि केवल मुंह थकता है और हमारा पूरा शरीर सही रहता है। नहीं, हम पूरी तरह से थक जाते हैं, मतलब हमारे शरीर का प्रत्येक पार्ट थकता है। तो आखिर यह क्यों थकता है? यही गोल्जी बॉडी के कारण थकता है। गोल्जी बॉडी क्या करता है कि मान लिया कि आपको अभी हम कोई आदमी ज़्यादा चल रहा तो चलने में उसका पैर थकेगा, तो जो पार्ट ज़्यादा थकता है, जैसे मुँह अभी हम बोल रहे हैं तो ज़्यादा थक रहा, तो क्या होता है इस ऐसे में कि गोल्जी बॉडी क्या करता है कि जहाँ पे ऊर्जा की ज़रूरत नहीं है वहाँ से ये ऊर्जा को लेकर आता है, हमारे मुँह को देता है कि इसको ज़्यादा अभी एनर्जी की ज़रूरत है, तो हर एक पार्ट से लेकर देता है। तो ये जो होता है ये गोल्जी बॉडी का काम होता है, परिवहन का कार्य। तो गोल्जी बॉडी क्या करता है? परिवहन का कार्य करता है। फिर आते हैं हम न्यूक्लियस, आपको बता दें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आपका ये जो मेम्ब्रेन झिल्ली होती है, जैसे कोशिका के ऊपर की झिल्ली होती है उसे कोशिका मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। यह अर्ध परगामी होती है। अर्ध परगामी का मतलब क्या होता है कि कुछ ही चीज़ों को अपने अंदर आने देती है, उसे अर्ध परगामी कहते हैं। वैक्यूल्स आपको बता दिए, माइटोकॉन्ड्रिया बता दिए, लाइसोसोम बता दिए, न्यूक्लियर में केंद्रक बता दिए, गोल्जी बॉडी बता दिए, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो होता है इसकी खोज बोवेरी ने की। सेंट्रोसोम एक्चुअली हमारे शरीर में कोशिका के अंदर पाया जाता है, लेकिन यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। मस्तिष्क में न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जिसके कारण कोशिका विभाजन नहीं होती है। यह हम पहली वीडियो जब मस्तिष्क बताए थे उसको अगर पूरा नहीं देखें तो देखिएगा, उसमें भी हम चर्चा किए थे। तो कोशिका विभाजन नहीं होती है तो फिर ब्रेन कैंसर कैसे होता है? क्योंकि ब्रेन कैंसर अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो जान जाइए, कैंसर कोई भी चीज़ का हो, कैंसर कोई और चीज़ नहीं होता। कोशिकाओं का अतिरिक्त विभाजन, हद से ज़्यादा विभाजन हो जाना ही कैंसर कहलाता है। तो कोशिकाओं का हद से ज़्यादा विभाजन कैसे हो गया? जब सेंट्रोसोम पाया ही नहीं जाता है मस्तिष्क में, तो फिर ब्रेन कैंसर कैसे हुआ? तो उसमें 90% ही न्यूरॉन सेल पाया जाता है, जो सबसे लंबी कोशिका आपको हम बताएं। 10% गिलियल सेल होता है, और उस गिलियल सेल में सेंट्रोसोम पाया जाता है, और सेंट्रोसोम पाए जाने के कारण कोशिका में विभाजन होती है, और कोशिका में विभाजन होने के कारण कैंसर होता है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ब्रेन सेल में क्यों होता है कैंसर। अतिरिक्त कोशिका जब विभाजित हो जाती है तो वह ट्यूमर का रूप ले लेती है, और ट्यूमर से कोशिका आपका हो जाता है कैंसर। तो आपको यह हम ब्रेन में भी बताए हैं, ब्रेन का प्रत्येक पार्ट हम बताए हैं डिटेल में। आप हम लोग हमें हल्के में ले सकते हैं, क्योंकि आपको भले ही लगे कि इस टीचर के पास अभी चूँकि नया है तो क्या हम देखें और क्या करें, लेकिन आपको जानकारी सबसे बेहतर हम देंगे, इस बात की गारंटी है। उसके बाद आते हैं, देखिए ये जो हरा वाला जो आप देख रहे होंगे ये कुछ बड़ा होता है, ये कि कुछ छोटा होता है। तो ये जो बड़ा छोटा होता है, ये छोटा वाला को कहते हैं सिलिया, और बड़ा वाला को कहते हैं फ्लैजिला। ये जो हरा वाला आप देख रहे होंगे, तो सिलिया और फ्लैजिला, इसका काम क्या होता है कि यह कोशिका के बाहरी परत पे पाया जाता है, और यह मतलब जो भी पोषक पदार्थ होता है उसको अपनी ओर खींच लेता है, जल को भी खींचता है, और यह शरीर में बैलेंस बनाए रखता है। आपका सिलिया और फ्लैजिला का साइज बड़ा होता है, सिलिया का साइज छोटा होता है। तो ये हिलने डुलने में मदद करता है कोशिका को। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये जो है साइटोप्लाज्म, जो कोशिका द्रव है, इसका कार्य क्या है? तो ये जो है कोशिका को बैलेंस करके रखता है। नहीं तो आप देखते नहीं हैं कि आप अगर मान लीजिए थैली लीजिए और थैली के अंदर आप सामान रख दीजिए और उसको बढ़िया से नहीं भरिएगा, आप ले जाइएगा, दौड़िएगा तेज़ी से, तो ढक 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 करेगा। तो ढक ढक हिल डुल ना करे, इसके लिए ये कोशिका द्रव भर दिया जाता है, ताकि वह सब अपने जगह पे रहे। और ये जो झिल्ली होता है, अर्ध प्रोग्राम झिल्ली बताएं आपका जो होता है आपका सेल मेम्ब्रेन, तो ये जो होता है जैसे कि थैली है, तो थैली के अंदर सभी चीज़ें डाल देते हैं, आलू है, बैगन है, प्याज है, और उसको लेकर चल जाते हैं। तो उसी तरह से ये झिल्ली कार्य करता है, अपने अंदर सारे चीज़ों को रख लेता है, उसके बाद अपना आराम से रहता है। तो ये आपका सबका कार्य भी धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए रफ ईयर का मतलब होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और स्मूथ ईयर, देखिए ये जो है ईयर है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो डॉट डॉट दिए हैं ये रफ एरिया है, इस पे भी राइबोसोम होता है। देखिए राइबोसोम अलग से भी हम दिखाएं, जिसकी खोज पैलेडे ने की। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया होता है स्मूथ ईयर पे आपको वसा और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो यही प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम में होता है, और राइबोसोम की खोज किसने की? पैलेडे ने की। तो ये सब आपको डिटेल में हम बता दें कि राइबोसोम क्या होता है। तो आपको राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, 70S और 80S। इसे 2 प्रकार के सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट
पे हम बाटें। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है कि जैसे कोई भी, ये नहीं कि बड़ा छोटा पे होता है, कोई भी चीज़ पहले जैसे द्रव में हम डालते हैं कोई दो चीज़ को, जो पहले गिर गया उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ज़्यादा है तो उसे हम 80s का नाम देते हैं, जो बाद में गिरा उसका कम है उसको 70s। तो 70s पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में और 80s पाया जाता है यूकैरियोटिक में हो जाता है बड़े बड़े जीव जैसे कि मानव, घोड़ा, जीव जंतु जो भी है। और प्रोकैरियोटिक हो जाता है जैसे कि जीवाणु हो गया, कवक हो गया, ये सब में नील हरित शैवाल हो गया, ये सब में प्रोकैरियोटिक पाया जाता है। अभी इसको ये स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा, 1 सेकंड के लिए हम हटते हैं, उसके बाद हम प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और पादप कोशिका और जंतु कोशिका में थोड़ा सा अंतर है वो हम बता देते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो दोस्तों देखिए, अभी चूँकि उसका आप फिगर ले लिए होंगे तो आपको प्लांट कोशिका में कोई खास अंतर नहीं है। आप देखिए ये है प्लांट कोशिका हम ऐसे ही रफली पार दिए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। और ना कोई खास ज़्यादा अंतर है, 2-3 अंतर है वो हम इसमें लिख दिए हैं। देखिए सबसे पहले तो आकृति इसका चौकोर होता है, जो कि चौकोर आपको दिख रहा होगा। इसमें जो दूसरा परत जो देख रहे होंगे ये सेल बॉल है। सेल बॉल जंतु कोशिका में नहीं होता है, केवल पादप कोशिका में होता है। और ये सेल बॉल होता है, ये जो जिसे हिंदी में कोशिका भित्ति कहते हैं, ये कोशिका भित्ति पेड़ पौधों में सेलुलोज का बना होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आता है। लेकिन जीवाणु है और कवक है, तो जीवाणु में पेप्टिडोग्लाइकेन का, जीवाणु आ जाता है प्रोकैरियोटिक में। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में आपको अंतर भी हम बता दिए हैं। प्रोकैरियोटिक में चूंकि केंद्रक विकसित नहीं होता है, इसलिए श्वसन वह लेता है, वह आपको जीव द्रव से ही ले लेता है प्रोकैरियोटिक। और उसमें 70s राइबोसोम पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, ये सब तो उसमें पाया नहीं। झिल्ली आपको नहीं बताया था कि किसकी बनी होती है, तो कोशिका झिल्ली जंतु और पादप दोनों में प्रोटीन की बनी होती है। जबकि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है आपको, तो पेड़ पौधों में सेलुलोज की बनी होती है। और इसमें क्या होता है कि प्लास्टिड पाया जाता है। तो प्लास्टिड का मतलब होता है लवक। तो लवक होता है वह क्या करता है, 3 प्रकार के होते हैं लवक, हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक। हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जिसके कारण पेड़ पौधे हरे होते हैं। अवर्णित लवक ल्यूकोप्लास्ट जो जड़ में पाया जाता है, पौधों को भोजन संग्रह में कार्य करता है या भोजन बनाने में मदद करता है। और वर्णित लवक क्रोमोप्लास्ट जो पौधों को रंग प्रदान करता है, जैसे फलों का पीला होना जेंथोफिल के कारण, लाइकोपिन के कारण टमाटर का लाल होना, कैरोटीन के कारण गाजर का रंग लाल होना। तो इस तरह से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।